If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of Cell, the structural and functional unit of life. So वीडियो तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग अभी जस्ट क्लास 8 से क्लास 9 में जंप मार रहे हो। बहुत समय से आप लोग बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी वीडियो बना लो। सो मैं भी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं भी जैसे आप लोगों को बोली थी कि 28 मार्च तक वीडियो हम लोग डालना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों को बच्चों धीरे धीरे करके सारे वीडियोज़ ऐसे ही मिलेंगे। बात यह है कि बायोलॉजी एंड फिज़िक्स, इसका तो आप लोग जैसे नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस देखते हो ना, आप लोगों को वो मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि मैं एक कोर्स लेके आ रही हूँ, जस्ट लाइक मैथ्स मास्टरी। मैं केमिस्ट्री का क्लास 9 के लिए कोर्स लेके आ रही हूँ। बहुत जल्दी वो कोर्स मैं इंट्रोड्यूस कर दूँगी। जैसे कि आप लोग क्लास 8 में मैथ्स पढ़ रहे थे मैथ्स मास्टरी में, वैसे ही यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, आई एम श्योर बहुत बच्चे मुझे अभी तक बोल चुके हैं जिनको मैं जानती हूँ, लाइक कि वो लोग रेडी हैं एनरोल करने के लिए। सो इसमें बच्चों आप लोगों को एनरोल करना है क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, अब देखो यहाँ पर बच्चों हो गया ये चैप्टर सेल। ये चैप्टर आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, 6 में पढ़े थे, वही 7 में भी पढ़ते हैं हम लोग, 8 में भी पढ़ते ही रहते हैं। मतलब ये चैप्टर आप लोगों का चलता जाएगा। ठीक है, सेल जो है वो बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को लाइक पहले से इसका नॉलेज है, आइडिया है, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। चीज़ें क्या है, थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है। और बायोलॉजी थोड़ा रट्टा मारने का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारे बड़े बड़े नाम और चीज़ें थोड़ा सा याद करना पड़ता है। ओके, सो अच्छा, अभी हम लोग को ये चीज़ पता है, सेल हम लोग जो बोलते हैं, जैसे कि आप लोग इमेजिन करो जैसे कि एक दीवार बन रहा है, तो दीवार वो ईंटा से बनता है ना, छोटा छोटा करके हम लोग कितने सारे ईंटे, लाइक नंबर ऑफ ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं और एक दीवार खड़ा करते हैं। वैसे ही हमारा जो बॉडी है ना, वो नंबर ऑफ सेल्स से बना हुआ है। सेल हमको खाली आँख से नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे हाथ करेंगे तो आप लोग सोचोगे खाली आँख से हम लोग देख पाएँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सेल जो होता है ना, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है हमारा पूरा बॉडी जो है वो नंबर ऑफ सेल से बना है। फंक्शनल जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि हमारा बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी काम कोई भी फंक्शन परफॉर्म जो करता है, वो होता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो सेल लोगों का अलग अलग काम होता है। हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे रहते हैं, वो लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, एंड जो भी एक्टिविटी सेल करता है वो आउटकम हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो जो एक टाइप के जो सेल्स होते हैं ना, जो सिमिलर या उनका ओरिजिन जैसे सिमिलर होता है, फंक्शन जिसका सेम होता है, तो वो सेल्स लोग ना ऐसे पास आके एक दूसरा चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो सेल्स लोग मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू का कलेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्गन। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है, बट आप लोग उसको ऑर्गेनिज्म ले लो। मैं इसको ऑर्गेनिज्म ठीक कर देती हूँ, ऑर्गेनिज्म कर दूंगी ना तो सही रहेगा। आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप लोग लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, सो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू फिर फॉर्म करता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, ऑर्गन जो बनता है, जैसे कि हम लोग का हार्ट, हम लोग का लीवर, हम लोगों का अलग अलग ऑर्गन है बॉडी में। ठीक है, किडनी, ये सब ऑर्गन है। ये सब ऑर्गन लोग मिला के बनाते हैं पूरा ऑर्गन सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं ये लोग पूरा बनाते हैं मिलके ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। वैसे ही सेल का उसी टाइप से ही रहता है, सेल ही मेन है, सेल से ही फिर आगे आगे बाकी सब चीज़ें बनने लगते हैं। ओके, नाउ सेल जो है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि हम लोग उसको खाली आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है वो, एंड अगर हम लोग को उसको देखना है तो हम लोग को माइक्रोस्कोप का मदद लगेगा। माइक्रोस्कोप तो आप लोगों के स्कूल में आप लोग देखे होंगे, और अभी तक तो बहुत जन को स्कूल में सेल भी दिखा दिए होंगे, टीचर्स लोग दिखा देते हैं ना, हम लोग जब लैब जाते हैं। बहुत जन को ये चीज़ आइडिया होगा कि सेल कैसे दिखता है, आप लोग पढ़े भी हो उसका भी आइडिया होगा, और ऐसे आप लोग प्रैक्टिकल करे भी होंगे। ठीक है, तो बात हम लोग करते हैं, यहाँ क्या लिखा है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर मेन ये चीज़ दिया है कि जो सेल होता है ना, वो
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, इंडिपेंडेंटली वो रह सकता है, आराम से रह सकता है सेल, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं यहाँ पर बता दूँ सेल के बारे में कि देखो बच्चों, जितने भी नए सेल हैं, जितने भी नए सेल होते हैं वो लोग ना पुराने सेल से बनते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ पढ़े हो, आप लोगों को पता भी होगा कि जितने भी नए सेल होते हैं, कोई भी सेल को ले लो, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुराने सेल, ठीक है। सपोज ये एक सेल है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसी से एक नया सेल बन जाएगा, तो जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, ठीक है। और जो पुराने सेल होते हैं उनका क्या होता है, जो पुराने बूढ़े वॉर्न आउट सेल होते हैं वो लोग क्या है ना, वो लोग धीरे धीरे रिप्लेस होते जाते हैं, वो लोग धीरे धीरे रिप्लेस होते जाते हैं नया सेल से, पुराने हटते हैं, नया सेल बनता रहता है, ठीक है। क्योंकि हर एक सेल का ना बच्चों एक लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि किसी का आरबीसी का आप लोगों को पता है 120 डेज होता है, तो हर एक सेल का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। वो लोग जितना टाइम उनका रहता है लाइफ स्पैन, उतना टाइम पीरियड तक वो लोग अपना काम करते हैं, फिर वो लोग डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं यहाँ पर इस टाइप से लिखी हूँ। फिर सेल के बारे में एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, सेल के बारे में हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो सेल होता है, कोई भी सेल आप लोग ले लो, जैसे मैं यहाँ पर एक ये सेल बनाई, अभी तक आप लोगों को पता होगा ये कौन कौन सा सेल है, जैसे कि कुछ बोलते होंगे ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, तो हाँ मैं वही बनाई हूँ। तो बेसिकली यहाँ बोलने का मतलब यह है कि आप लोग कोई भी सेल को ले लो, वो सेल जो है ना वो अपने चारों तरफ से एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। वो जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन भी पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि एक सेल है, ये एक सेल है, सेल के चारों तरफ में एक लेयर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी एक सेल है, इसके बाहर में देखो ये कवरिंग दिख रहा है ब्लू कलर का, पेन से मैं बनाई हूँ इंक से, तो ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो इस सेल में ऐसा रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि चलो यहीं से मैं बता दूं आप लोगों को, रह जाएगा वरना, एक मिनट, ये यहाँ पर ये देखो। अब जैसे कि आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एक तो बाहर में एक कवरिंग है, तो ये ना बेसिकली एनिमल सेल में होता है, फंगस में होता है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्या ये एक्स्ट्रा लेयर, ये होता है बच्चों एनिमल सेल नहीं, सॉरी प्लांट सेल, मैं एनिमल सेल बोल दी होंगी, प्लांट सेल में रहता है, ये सेल वॉल है। एनिमल सेल में नहीं मिलता है सेल वॉल, लेकिन वही सेल वॉल आप लोगों को कहाँ मिलेगा, वो सेल वॉल आप लोगों को मिलेगा प्लांट सेल में, प्लांट सेल में मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो हर चीज़ यहाँ पर मैं नहीं लिखी हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगी, उसको आप लोग लिखते चलो, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी अपने टाइम पे ऐसे ही करते थे, और वो सब पॉइंट्स बहुत काम आता है आगे चलकर, मतलब एग्जाम में भी टीचर्स इनसाइड जो देते हैं ना, वो सब पॉइंट से रिलेटेड ही देते हैं, ठीक है। तो जो फंगस होते हैं, फंजाई और आपका बैक्टीरिया, ये सब का आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल, और नॉर्मली एनिमल सेल में आउटर कवरिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इस चीज़ को याद रखना। अब बात करते हैं थोड़ा डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल का डिस्कवरी के बारे में। तो देखो सेल को आप लोगों को पता है, खाली आंख से तो कोई ऐसे पहले देखा नहीं कि सेल पानी में कहीं घूम रहा है, कि सेल हवा में घूम रहा है, ऐसा तो कोई देखा नहीं। बेसिकली क्या हुआ, सेल का डिस्कवरी देखो बच्चों कैसे हुआ। सेल का डिस्कवरी जो है, ऐसे बोलते हैं कि जो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ द सेल, पहले माइक्रोस्कोप बनाया गया, मतलब माइक्रोस्कोप बनने के बाद सेल के बारे में पता चला, ठीक है। सो द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, पहला माइक्रोस्कोप जो बनाया गया था, जो कंस्ट्रक्ट करा गया था, क्योंकि उस समय तो ऐसा होगा ना कि करे, तो पहला जो माइक्रोस्कोप जो बनाया गया था, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एंटन वॉन लिवियनहुक, ठीक है। एंटन वैन लिवियनहुक भी आप लोग बोल सकते हो इसको, ठीक है। बहुत सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, उसमें एक सिंगल लेंस था। किस टाइप का लेंस था, बाई कॉन्वेक्स लेंस था। तो सबसे पहले ऐसे सेल का डिस्कवरी अचानक से नहीं हो गया, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही सेल का डिस्कवरी हुआ गया, ठीक है। और इसको एंटन वैन लिवियनहुक पहला फर्स्ट माइक्रोस्कोप वही कंस्ट्रक्ट करे थे, कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बहुत ही सिंपल सा माइक्रोस्कोप था। और अगर मैं डेट भी मेंशन कर दूं, अब देखो 1632 से 1723, मैं डेट बोल रही हूँ, ये ईयर दिया है इनका, ठीक है।
तो ये तो बच्चों इनका ना लाइफ स्पैन दिया है, मतलब 1632 से 1723 का इनका ये लाइफ स्पैन है। पर ऐसे बोलते हैं कि ना 1668 से पहले या लगभग उसी टाइप से, देखो वैसे पर्टिकुलरली ना मेंशन तो नहीं किया गया, अगर किया होता ना तो मैं आप लोगों को पर्टिकुलर बता देती कि कौन से ईयर में डिस्कवरी हुआ था, बट उतना मैटर भी नहीं करता है। बट आप लोग याद रखना कि ऐसे बोलते हैं कि 1668 तक या उससे पहले ही ना वो डिस्कवर कर दिए थे। और उनका माइक्रोस्कोप एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें एक सिंगल किस टाइप का लेंस था, बाई कॉन्वेक्स, ऐसा ऐसा जो लेंस होता है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस, फिजिक्स में पढ़े हो ना, हाँ वही, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है, उनके माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस था। और देखो माइक्रोस्कोप में आप लोगों को पता है, मैं अगर आप लोगों को फोटो दिखाऊं, ये जो बुक है, चलो ये तो हम फॉलो कर रहे हैं, बता भी देंगे कौन सा है कौन सा नहीं है, ये है बच्चों। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा माइक्रोस्कोप है, एकदम सिंपल सा ये माइक्रोस्कोप है। ऐसे बोलते हैं कि इनका जो माइक्रोस्कोप था उसमें जो आईपीस होता है, ऐसे कि आप लोग इमेजिन करो, आप लोग लैब में खड़े हो, आप लोग ऐसे माइक्रोस्कोप देख रहे हो, तो जो लेंस आपके आँख के पास होता है ना, उसको हम लोग आईपीस बोलते हैं। तो वो आईपीस का ही बात कर रहा है कि जो आईपीस था वो, it was located close to the lens on one side, and object was mounted on the screw point on the opposite side of the lens। मतलब ऑब्जेक्ट और जो लेंस है वो लोग ऑपोजिट कॉर्नर में थे। डेफिनेटली यार, जहाँ से देख रहे हैं आप, सपोज यहाँ पर लेंस है तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखते थे, ऐसा अलग अलग एंड में, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, वो तो चलो छोड़ो आप लोग। और ऐसे बोलते हैं कि ये जो बनाए थे अपना माइक्रोस्कोप, एक ऑब्जेक्ट को 200 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता था, मतलब ठीक बड़ा दिखाता था। कितना? 200 टाइम। बड़े एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 200 टाइम था कि 300 टाइम था। चलो बता देती हूँ ये बुक के बारे में। देखो बच्चों, मैं बेसिकली ना लिविंग साइंस बुक फॉलो कर रही हूँ, रत्ना सागर पब्लिकेशन। आप लोगों को बार बार पूछते हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, लिविंग साइंस बायोलॉजी है, रत्ना सागर पब्लिकेशन। अच्छा बुक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है ये। इसमें मेरे हिसाब से तो दिया ही है चीज़ें, लेकिन कुछ बच्चे, चलो वो तो क्लास 10 के लिए होता है कि कुछ बच्चे अलग अलग बुक्स फॉलो करते हैं, बट ठीक है चलेगा। अगर आप लोगों के पास दूसरा बुक है तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे तो इसका कॉन्साइज भी फॉलो करते हैं, और बहुत जन ओसवाल का बुक एंड अलग अलग करते हैं। बट अगर आप लोगों को एक बुक में कोई अच्छी चीज़ें मिल जा रही है तो बहुत अच्छा है ना, कि आप लोगों को 10 बुक नहीं खोजना पड़ा है। जितना आप लोग बुक देखोगे अच्छा रहता है। देखो मुझे भी अगर 2-3 बुक मिलता है तो मैं उसका भी नोट्स बना लेती हूँ, है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं यूज़ करूँगी, मैं भी 2-3 बुक से बनाऊँगी। पर मेरा क्या रहता है ना, मैं 2-3 बुक फॉलो करके आपको यही नोट्स में हर चीज़ दे देती हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है ना। हर बुक फॉलो करके मैं आप लोगों को ये जो नोट्स देती हूँ ना, इसमें आप लोगों को हर चीज़ A to Z मिल जाएगा। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ साथ में मैं आप लोगों को बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते रहती हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, है ना। ये चीज़ को याद रखना। साथ में बच्चों मैं फिर से बता दे रही हूँ कि केमिस्ट्री का मैं कोर्स लॉन्च करूँगी क्लास 9th के लिए। वो कोर्स में आप लोग एनरोल करोगे तो ही आप लोगों को केमिस्ट्री का वीडियोस देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें नई नई रहेगी बच्चों उसमें, याद रखना। मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं कि मैडम आप बस उसको स्टार्ट जल्दी से कर दीजिए, हम लोग सब एनरोल कर लेंगे। मतलब जिनसे मैं डायरेक्टली बात करती हूँ मैं उनका बता रही हूँ, चीज़ें ये है। तो बहुत जल्दी वो चीज़ होगा लॉन्च। मैं एक पोस्ट भी उसका हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। तो जिनको नहीं पता है उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो आप लोगों को भी केमिस्ट्री का वीडियोज़ बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। अभी 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 हाँ, तो पहला माइक्रोस्कोप का बात हो गया, क्लियर बात हो गया। उसके बाद आया मेन माइक्रोस्कोप जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था उसको बनाने वाले थे रॉबर्ट हुक। ये नाम याद रखना, क्वेश्चन आता है हु कंस्ट्रक्टेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बच्चों रॉबर्ट हुक का नाम याद रखना। इनका जो माइक्रोस्कोप था इसको ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते थे। कंपाउंड वो सिंपल था, ये कंपाउंड है, यहाँ पर मतलब एक से ज़्यादा लेंस। तो बेसिकली ये 2 लेंस को यूज़ करके माइक्रोस्कोप बनाए थे। और एंटन वैन लेeuwenhoek जो थे वो एक ही लेंस को यूज़ करके बनाए थे, क्लियर। ये 2 लेंस की, अब सोचो उनका एक लेंस में ऑब्जेक्ट अगर 200 टाइम ज़्यादा मैग्नीफाई हो जा रहा है तो उनके 2 लेंस में तो कितना ज़्यादा हो जाता होगा, है कि नहीं। तो चीज़ें ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा, मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना उसका मैग्नीफिकेशन मतलब मानना पड़ेगा, काफ़ी हद तक ग्रेटर मैग्नीफिकेशन वो अचीव कर पाए। समझ में आया।
ओके और इसमें भी ना वो नॉर्मली वो कन्वेक्स मिरर को यूज़ किए थे। किसको यूज़ करे थे? मिरर। बच्चा वो छोड़ो, वो चीज़ नहीं पूछने वाला, इतना टेंशन मत लो। वो उनका देखो उस समय का अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन था, तो इतना भी दिमाग लगाना नहीं। क्लियर? जो जो मेन है ना, मैं आप लोगों को वो चीज़ बताते चल रही हूँ। जो जो एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्टली पूछा जाएगा उसी हिसाब से नोट्स बनाइए, तो इसमें पर अच्छे से ध्यान दो। ठीक है? फिर हम लोग फिजिक्स का भी देखेंगे, फिजिक्स का भी बनाना है वीडियोज़, है ना? फिजिक्स भी आप लोगों को मिलेगा, वही चीज़ें। ओके, अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप बन गया, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि पहले माइक्रोस्कोप बना फिर जाके सेल का डिस्कवरी हुआ। तो सेल का डिस्कवरी करने वाले जो बाबा थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। यही बाबा रॉबर्ट हुक 1665 में किए। कब किए? 1665 में। कब किए वो? 1665 में वो जो रॉबर्ट हुक थे वही सेल का डिस्कवरी करे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ये तो पक्का आता है। फिलअप्स मतलब वन वर्ड तो ये पूछ ही लेता है। ठीक है? अच्छा, तो वो किस में ऑब्जर्व किए हम लोग थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब बात ये है कि जो पेड़ का जो कॉर्क होता है ना, जैसे कि वो जो बार्क रहता है ना, जो पेड़ का छाल होता है, ठीक है, तो उधर ही कॉर्क। तो वो क्या किए ना, वो पेड़ का छाल निकाल के वो ऐसे ऑब्जर्व किए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखे। जब वो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखे तो वो देखे कि उसमें ना इस टाइप के बहुत सारे छोटे 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 रूम्स जैसे उनको दिखे, जैसे हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें कैसे वो छोटा 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 दिखता है स्ट्रक्चर, तो उनको उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा। मतलब ऐसे लग रहा था बहुत सारे अंदर में रूम्स है। ये एक जो मैं डॉट 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 करी हूँ ना, ऐसा नहीं लग रहा है कितना सारा डॉट्स है, तो उनको ऐसे दिख रहा था कितना सारा रूम्स है उसके अंदर में। यही जो कंपार्टमेंट्स है, वो उसको पहले कंपार्टमेंट बोले, और फिर वो यही जो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स उनको दिखा उस कॉर्क के अंदर में, उसको वो नाम दे दिए सेल। सो ही नेम्ड दिस कंपार्टमेंट्स, जो उनको बेसिकली कॉर्क ऑफ द प्लांट में दिखा था, वो उसका नाम क्या दे दिए? सेल। मतलब छोटा छोटा रूम्स उनको दिखा, हनीकॉम स्ट्रक्चर टाइप वो रिजेंबल कर रहा था, वही नाम दे दिए सेल। तो ऐसे सेल का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, ऐसे ही सेल का डिस्कवरी हुआ। फिर तो कितने सारे सारे अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप आ गए, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब तो कितना अलग लेवल का माइक्रोस्कोप है, लेकिन हम लोगों को बेसिकली इनके बारे में जानना था। अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप का बात भी करूँगी तो ऐसे बोलते हैं कि आजकल तो बहुत ही मतलब अलग अलग डिज़ाइन का माइक्रोस्कोप आ रहा है। मैं चलो आपको बुक से ही बता दूं इसके बारे में। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको लिखी नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा देख लो आप लोग। लाइट माइक्रोस्कोप का बात करें तो यहाँ पर बोलता है कि बेसिकली इसमें भी दो लेंस होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना, इसमें भी दो लेंस होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से लाइक वो बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि 1500 मतलब 1500 1500 गुना टाइम्स वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है लाइट माइक्रोस्कोप। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो भयंकर टाइप का मैग्निफिकेशन करवाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना, ये तो खूब ज़्यादा ओवर 20,000 टाइम्स लिखा है। देखो 20,000 टाइम्स ज़्यादा ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, दिखाता होगा, दिखाने दो उसको, है ना। दिखाने दो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट था बता दी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लड़ाना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, 8-9 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। हुआ? ओके, अब है सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी तो आप लोगों को एग्जाम में तो 6-7 में तो बच्चों पूछे होंगे, टीचर राइट सम पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, ऐसा था ना, क्वेश्चन आता था। तो सेल थ्योरी बताना पड़ता है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। बेसिक चीज़ें समझने का, सेल के बारे में ही है ये। सेल के बारे में जो जो पता था सब लिख दिए। ठीक है, अच्छा, सेल थ्योरी सबसे पहले जो दो जन बनाए थे, दो जर्मन बायोलॉजिस्ट बनाए थे, एक स्क्लेडन था, एक स्केवन था। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा नाम लिखी हूँ, लेकिन स्क्लेडन स्केवन बोल के बच्चे याद रखना है, आप लोग पूरा नाम याद रखना। ठीक है, बाद में फिर जाके कुछ समय के बाद, जैसे कि ये लोग इसको जब बनाए, तो सपोज ले लो आप लोग, और 15-20 साल के बाद एक और आदमी, ठीक है, वो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट ऐड किया, तो वो था विर्चाव। ठीक है, रडोल्फ विर्चाव करके तब वो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट ऐड किया। तो सेल थ्योरी में ये तीन बाबा लोगों का क्या बोलते हैं, इसको योगदान है। ठीक है, स्क्लेडन, स्केवन एंड विर्चाव। क्लियर? सेल थ्योरी में तीन जन का नाम को पूरा पी जाना। अच्छा, सेल थ्योरी में वो लोग क्या क्या बताए, ये लोग बोल रहे थे कि जो सेल है, अब बेसिकली हम लोग सेल का जो डेफिनेशन लिखते हैं वो पहला पॉइंट आ गया, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग को पता है। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल है वो लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलते हैं, ये हम लोग को पता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, छोटा छोटी चींटी से लेकर बड़ा सा हाथी, ऊँट,
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी बड़े बड़े एनिमल्स आप लोगों को पता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होते हैं, सब सेल से बने। ऑल सेल्स आर अलाइक इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितने भी सेल हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन सबका सेम होता है, मतलब अंदर में जो भी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लाइजोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा, अंदर का जो उनका केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, और भी अलग अलग चीज़ें सब सेम रहती है। अलाइक मतलब यहाँ पर बोल रहा है सेम है, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस भी उन लोगों का सेम रहता है। अच्छा, अभी the function of an organism as a whole is the outcome of the combined activities and interaction of the constituent cells। यहाँ पर बोल रहा है एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उसका जो काम होता है, जैसे कि मैं अपना बात करूँ, अब मैं जो भी काम कर रही हूँ या मेरे बॉडी में सपोज कुछ भी काम चल रहा है, सो वो जो फंक्शन हो रहा है ना एज अ होल, दैट इज़ द आउटकम ऑफ द कंबाइंड एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। जैसे कि सपोज हम लोगों का मसल्स का सेल है, अब मसल्स के सेल में मसल के अंदर में जो भी सेल होंगे, मसल सेल सुने होंगे ना आप लोग नाम, हाँ, तो मसल के अंदर में जो भी सेल है, मसल्स का जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, मसल से रिलेटेड वहाँ जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी फंक्शन हो रहा है, वो होता है ड्यू टू द कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ ऑल द सेल्स जो कि मसल्स में प्रेजेंट हैं। क्लियर, वहाँ पर जो सेल मसल्स में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करवाने के लिए, काम को करवाने के लिए हैं, अगर वहाँ पर कुछ काम हो रहा है तो वो सेल्स की एक्टिविटी की वजह से होता है। क्लियर, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। और बेसिकली यहाँ पर ना मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऐड किया था ये विर्चाव, रडोल्फ विर्चाव, तो इसको याद रखना कि ये जो पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रडोल्फ विर्चाव ऐड किए थे। क्लियर, ओके, सेल थ्योरी ख़त्म। देखो एकदम सिंपल चीज़ से बता रही हूँ। फिर आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है, ये पहली बार नाम सुन रहे होगे, अभी सुन रहे हो लेकिन याद रहेगा, देखो ध्यान से सुनना, मैं बता दे रही हूँ। अभी आप लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये दो सेल होते हैं, मतलब सेल का कैटेगरी है, ठीक है। सेल्स को ना न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप लोगों को मैं बताई हूँ सेल के अंदर में बहुत सारी चीज़ होती है। सपोज ये सेल है, सेल के अंदर में बच्चों एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल मेन होता है ना, वैसे सेल के अंदर में न्यूक्लियस मेन होता है, मास्टर होता है, वो डायरेक्टर होता है सेल का। क्लियर, ओके, न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ होता है। अब वो न्यूक्लियस किस टाइप से बना है, न्यूक्लियस के बाहर में, वो बाहर में कवरिंग है कि नहीं है, डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से, उसको देखते हुए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। क्लियर, बेस्ड ऑन व्हाट, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लो। अब जैसे कि बच्चों कहाँ गया, एक मिनट, चलो इसमें बताते हैं। अब जैसे कि एक बेसिक सेल ऐसे दिखता है, सपोज ऐसा है, और ये बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर में ना ऐसे कवरिंग होता है, एक तो कपड़ा पहना रहता है, न्यूक्लियस एक कवरिंग होता है, ठीक है। अब बहुत पहले के जो एकदम प्रिमिटिव, मतलब बहुत पहले वाले जो सेल थे, उस सेल लोग में ना न्यूक्लियस तो रहता था, पर न्यूक्लियस ऐसे खुला रहता था, उसके बाहर में ऐसे कवरिंग रहता नहीं था। और जो कवरिंग होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो जो कवरिंग होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन पहले जो प्रिमिटिव सेल थे, छोटे छोटे जो सेल थे, साइज में भी छोटे छोटे थे, उनके बाहर में ना ये न्यूक्लियस के बाहर में ये कवरिंग नहीं रहता था। क्लियर, फिर बाद में जब थोड़े सेल में चेंजेस, जैसे कि आदमी भी तो धीरे धीरे करके, हम लोग का भी तो इवोल्यूशन हुआ है ना, दिखाता है ना, पहले जो अर्ली मैन थे धीरे धीरे करके वो लोग कैसे दिखते थे, फिर हम लोग बने ना, हम लोग जैसे अभी हम दिखते हैं, ठीक है, हम लोग में चेंजेस आया है कि नहीं आया, टाइम के साथ कितना साल, कितना हजार, कितना करोड़ साल लगा है तो हम लोग चेंज हुए हैं कि नहीं, वैसे ही सेल में भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। जी, पहले के सेल ऐसे थे, फिर जो सेल बना उसमें थोड़ा चेंजेस आया, उसमें जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर में ऐसे कवरिंग देखने को मिला, ठीक है। अब बेसिकली ये जो था ना, ये हर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। जैसे कि ये देखने को मिलेगा कुछ बैक्टीरिया में कि न्यूक्लियस होगा, पर अरे उसके बाहर में तो मेम्ब्रेन नहीं है, पर उस समय प्लांट्स भी तो थे, है कि नहीं, प्लांट्स में ऐसा दिखता था कि हाँ प्लांट है, उनका न्यूक्लियस के बाहर में ऐसे कवर है, मेम्ब्रेन है। एनिमल है, एनिमल का न्यूक्लियस के बाहर में ऐसे कवर है। तो और दोनों में डिफरेंस था, इसका साइज छोटा था, इन लोगों का साइज बड़ा था, तो ऐसे थे, पहले भी ऐसे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है कि ये जो सेल थे
ये लोग ना एकदम स्मॉल साइज़ के सेल थे। प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं उसको। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब मैं आप लोगों को बोली 2 टाइप का डिवीज़न है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं वो सेल का साइज़ छोटा होता है और यूकैरियोटिक वाले बड़े होते हैं। तो इनमें से मैं जो आप लोगों को बताई हूँ, जैसे कि ये प्लांट एनिमल ये लोग बड़े हैं, ये छोटा है। तो ये हो गया आपका प्रो के कंडीशन में और ये हो गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। तो मैं आप लोगों को बोली थी कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता ही नहीं था। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के बाहर में वो कवरिंग वो मेम्ब्रेन है तो वो आएगा यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। और जिसमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे नहीं रहता ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसका ना ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मतलब नो ट्रू न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए भाई, अच्छे से कवर ओवर हो के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो आप लोगों को जहाँ भी अगर ऐसा न्यूक्लियस दिखा जिसमें ऐसे बाहर में से कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका ट्रू न्यूक्लियस है। लेकिन जिसका नहीं है उसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो हमने ऐसे लिखते भी है, मैं कहीं लिखी हूँ, लास्ट पॉइंट में लिखी हूँ, देखो इट हैज़ नो ट्रू न्यूक्लियस, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं यूकैरियोटिक में। फिर जेनेटिक मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब देखो आप लोग डीएनए का नाम सुने हो, तो उसको ना जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर में ना जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में पास होता है, ठीक है। हम लोग में जो आता है ना जेनेटिक्स, पेरेंट्स का आता है ना, बहुत सारा ऐसे कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें मैच करती है, तो जेनेटिक मटेरियल पास होता है। तो इसके अंदर में जो मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल थे जो कि ऐसे ही न्यूक्लियस वाले थे, उनके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल पाया गया दैट इज इक्वल टू सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो बोलने का मतलब ये है कि इनके अंदर में ना एक ही सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए का पाया गया, मतलब डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल पाया गया, मतलब एक ही सिंगल ऐसे मॉलिक्यूल था डीएनए का, वही पाया गया, ठीक है। सर्कुलर डीएनए से, सर्कुलर फॉर्म में, गोल फॉर्म में था डीएनए। लेकिन जो यूकैरियोटिक थे उनमें एक से ज़्यादा डीएनए पाया गया। तभी तो हम लोग में कितना सारा एक से ज़्यादा डीएनए है कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्रोमैटिन नहीं था, पर इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स आर फॉर्म्ड। अब देखो बताती हूँ क्रोमैटिन होता क्या है। अब न्यूक्लियस है ये, देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस बनाई हूँ मैं, क्या बनाई हूँ मैं, न्यूक्लियस बनाई हूँ। तो न्यूक्लियस के अंदर में ना ऐसे इस टाइप से ना ऐसे पतला पतला थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, वो भी पास होता है, क्रोमैटिन मटेरियल इसको बोलते हैं। तो ये जो था प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें ढंग का न्यूक्लियस नहीं था, जब ढंग का न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर में ये क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो इसमें क्रोमैटिन मटेरियल नहीं मिला। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो न्यूक्लियस के अंदर में ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल मिला था, ठीक है। तो इसमें क्रोमैटिन नहीं था पर इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स थे। देन न्यूक्लियोलस भी नहीं था प्रोकैरियोटिक में, पर इसमें न्यूक्लियोलस था। अब देखो न्यूक्लियोलस क्या होता है। अब जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर में ये क्या बनाई मैं, न्यूक्लियस। मैं क्या बनाई, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में से एक तो गोल सा डेंस स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो जिसके पास ढंग का न्यूक्लियस है उसमें तो भाई सब चीज़ मिलेगा। तो इसमें न्यूक्लियोलस मिला यूकैरियोटिक में, पर इसमें तो न्यूक्लियोलस मिला ही नहीं। किसमें, प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियोलस भी नहीं मिला, ठीक है। फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ना सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता। अब आप लोग पढ़े हो तो आप लोग सेल ऑर्गेनल्स का मतलब पता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस उसका हो गया फॉल्स वाला न्यूक्लियस। इसके अंदर में इसके अंदर में सेल ऑर्गेनल्स उतने कुछ भी नहीं मिले, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब एब्सेंट थे। पर जो यूकैरियोटिक सेल है वो तो प्रॉपर सेल है, तो उसमें हर चीज़ मिले, सेल ऑर्गेनल उसमें हर चीज़ मिले, जैसे कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, उसमें हर चीज़ मिला, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। एग्जाम में इससे तो पक्का से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस आता है, फिर इसके अंदर अंदर से खूब सारा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। नाउ सेल शेप। अब सेल का हम लोग ये पढ़ लिए, उसका अंदर का थ्योरी पढ़ लिए, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, ठीक है। सेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ लिए। अब थोड़ा शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। शेप हो गया, साइज हो गया, जो भी है। तो बेसिकली अलग अलग शेप के होते हैं सेल्स, जो सेल्स होते हैं ना वो अलग अलग शेप के होते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर आप लोग बोलोगे पर्टिकुलर शेप के सारे सेल मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, मैं फोटो शेयर कर दूंगी साथ साथ में, तो आप लोग देख लोगे तो ईजी रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मसल सेल का, जो हमारे मसल्स के अंदर में सेल रहते हैं उनका ना स्पिंडल शेप होता है। मैं यहाँ पर शेयर कर दे रही हूँ फोटो।
तो स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। ये जो मसल से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, आप लोग एनिमल टिश्यू में पढ़ोगे। ओके, नर्व सेल होता है वो इलोंगेटेड रहता है, वैसे लंबा सा रहता है नर्व सेल। आरबीसी का आप लोगों को पता है वो डिस्क शेप, ओवल शेप में वो रहता है, ऐसे अंडा आकार में। जो जर्म सेल होते हैं वो भी आप लोग पढ़ोगे आगे चैप्टर में, वो क्यूबॉइडल होता है। क्यूबॉइड के बारे में आपको पता है ना, क्यूबॉइड शेप क्या होता है, तो वो उसी हिसाब से उसका शेप रहता है। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं उनका शेप जो है वो ब्रांच्ड होता है, मतलब ब्रांच फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। सबका अलग अलग शेप है। देखो, एमीबा एंड वाइट ब्लड सेल, एमीबा और वाइट ब्लड सेल का बच्चों याद रखना शेपलेस, इनका इरेगुलर शेप होता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप इनका होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा। इसमें से एमीबा, WBC, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं साइज का। अब सेल लोगों का बच्चों साइज जो होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लो। अगर मैं बात करूँगी कि एक छोटा सा सेल है, छोटा सा सेल है, तो जो छोटा सेल होता है ना उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई सॉल्यूट को, शुगर को पीस देते हैं, साइज़ उसका कम कर देते हैं, लेकिन उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जो छोटे सेल होते हैं ना उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उनको ज़्यादा जगह मिल जाएगा अपना न्यूट्रिएंट्स का मतलब एक्सचेंज करने का, डिफ्यूज़ करने का, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ज़्यादा होने लग जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा जगह से होगा। मतलब ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, है। अभी ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसे कि 1 वर्ड में पूछ लेता है, नेम द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल। तो सबसे छोटा सेल जो होता है उसको PPLO भी आप लोग लिख सकते हो, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरा माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हो। PPLO का फुल फॉर्म है प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो यहाँ पर साइज़ का बात कर रहा है वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है, बहुत छोटा है ये। अब 1 माइक्रोमीटर सपोज क्या 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो यहाँ तो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर है, मीटर नहीं है, माइक्रो कितना कम है आप लोग सोच लो, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का यहाँ पर बात हो रहा है, काफ़ी छोटा इसका साइज़ है, ये भी याद रख लेना वैल्यू। स्मॉलेस्ट सेल का नाम याद रखना। अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल का बात करूँगी ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है बच्चों नर्व सेल। नर्व आप लोगों को पता है इस टाइप से दिखता है, न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन का ही बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे न्यूरॉन रहते हैं, ऐसे लंबा सा उसका एक्सन रहता है, आप लोग पता है आपको इसके बारे में, क्लियर, ओके। अगर मैं लार्जेस्ट सेल का बात करूंगी तो ऑस्ट्रिच का एग आ जाता है। ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा लार्जेस्ट सिंगल सेल है वो। अच्छा, थोड़ा सा स्मॉलेस्ट सेल में फिर से मैं आ जाती हूँ। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताई इसका साइज़ के बारे में, तो जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि, मैं यहाँ पर चलो लिख ही देती हूँ, जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसका साइज़ का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो नॉर्मली 0.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक उसका रहता है, इतना, ठीक है। 0.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। अभी हम लोगों का जो किडनी के सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में जो किडनी के सेल्स होते हैं, वो किडनी के सेल्स 20 से 30 माइक्रोमीटर तक रहते हैं, ठीक है। सब में 10⁻⁻6 आप लोग इंटू कर दोगे तो आप लोगों को मीटर का वैल्यू मिल जाएगा उसका, कि कितना मीटर होगा। बहुत छोटा है, पर बोलने का बात ये है कि इनका साइज़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बैक्टीरिया तो काफ़ी छोटा होता है, तो इसका साइज़ मैं इसलिए लिख दी हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लार्जेस्ट सेल का बात कर रही थी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, है कि नहीं। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जैसे बोलते हैं कि लार्जेस्ट सेल जो होता है वो बर्ड्स एग, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रिच का एग को बोला जाता है, क्लियर, ओके। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर नोट करके लिखी हूँ वो भी थोड़ा देख लो, ये भी थोड़ा देख लो। अगर मैं ह्यूमन फीमेल ओवम, अगर मैं ओवम का बात करूँगी, ठीक है, ह्यूमन फीमेल ओवम आप लोग पढ़े हो क्लास 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ओवम का जो साइज़ है वो बोल रहा है यहाँ पर कि वो 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर है, मतलब उसका डायमीटर का बात कर रहा है। जैसे कि ओवम है तो यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर होता है उसको नापे तो 0.1 मिलीमीटर, मतलब लगभग उसका अबाउट ऐसा ही वो रहता है, क्लियर, ओके। थोड़ा याद रखना। अब थोड़ा सेल के नंबर के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये तो नया है नहीं, है ना, सुना हुआ वर्ड है। तो यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है 1, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स 1,
ओके। सो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, या फिर वो आप लोग बोल सकते हो कि एक ही सेल से ही वो बने हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या फिर ऐसे याद रखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल भर भर के पूरा पी जाओ, एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसका ऑपोजिट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मोर देन वन, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, मतलब मैनी सेल्स। मोर देन वन क्या, मैनी सेल्स भी लिख सकते हो, मैं मैनी लिख देती हूँ, वो सही रहेगा, मैनी सेल्स, ठीक है, इसको याद रखना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारे सेवरल सेल्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होते हैं उनमें। एग्जाम्पल हम लोग को ले लो, अब हम लोग में कितने सारे सेल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, आप लोग पूरा एग्जाम्पल भर सकते हो, क्योंकि हम लोग में बहुत सारा सेल है, और जिसमें बहुत ज़्यादा सेल होता है वो थोड़े डेफिनेटली थोड़े से अलग भी रहते हैं। अब आप लोग सोचो, ये अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब आप लोग बेसिकली माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो, पर ये सब को आप क्या माइक्रोस्कोप से देखते हो क्या? आप प्लांट को, एनिमल को, हम लोग को ऐसे नहीं दिख जाते हैं ना। तो वही चीज़ है, डिफरेंस आप लोग देखो, हम लोग बहुत सारे सेल से बने हैं और ये लोग ऐसे ही हैं, सिंगल सेल वाले हैं। क्लियर? यहाँ पर वायरस भी आप लोग ऐड कर सकते हो, चीज़ें वही है, ठीक है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। मैं आप लोगों को नोट्स ऐसे ही बना के दी हूँ कि आप लोगों को ना फट से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ जाए। सब चीज़ इंपॉर्टेंट ही है बच्चों, ठीक है। ये हुआ ओके। तो पार्ट 1 बच्चों एक बार यहीं एंड कर रही हूँ मैं, इतना पहले अच्छे से समझो। सेकंड पार्ट में ना मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्टार्ट करूँगी, वो सही रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग सेल के अंदर का जो जो ऑर्गेनल्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी समझे। और उनको ये बताओ, आप लोग क्लास 9 अभी जो केमिस्ट्री का कोर्स आएगा उसके बारे में आप लोग वेट करो, बस थोड़े दिन में आप लोगों को उसका वीडियो भी मिलने लग जाएगा। थैंक यू।